नमस्ते सभी दोस्तों को। आज हम फिर से आप सभी के लिए लेके आ गए हैं ज्योमेट्री की क्लास, जिसमें हम आज हमारे एसएससी सीजीएल 2022 और 23 में आए हुए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपके लिए एक क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, आप चाहो तो उस क्लास को देख सकते हो। ये हमारी सेकंड क्लास है। मैं 2022 और 23 में आए हुए सभी के सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा। अभी तक मैंने आपको 50 क्वेश्चन पिछली क्लास में करवा दिए थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाली बात भी बता दी थी कि 2022 और 2023 में दोनों सालों में मिलकर ओवरऑल ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे 200 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 200 क्वेश्चन। इन सभी के सभी 200 क्वेश्चंस को मैं आपको आज सॉल्व करवाऊंगा। आज तो नहीं, खैर ये हमारी सेकंड क्लास है, मैं सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। 2022-23 में आए हुए क्वेश्चन को लेटेस्ट पैटर्न है, आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि रीजन ये रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हो कि जो एसएससी का एग्जाम होता है वो 70 to 80% प्रीवियस ईयर पर बेस्ड रहता है। मतलब पिछले साल पर पूछे गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका अगले साल का एग्जाम बनता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये 200 क्वेश्चन आप कर लेते तो विश्वास मानिए आप ज्योमेट्री अकेले का सेगमेंट 80 to 90% कर जाओगे। सभी के सभी फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में मैं आपको सभी के सभी चैप्टर भी करवाऊंगा। सीजीएल में आए हुए 2022 और 23 के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको मेंसुरेशन और फिर उसके बाद में मैं आपको अलजेब्रा करवाऊंगा, सभी चैप्टर करवाऊंगा। सीजीएल में आए हुए अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हो ना, एक एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, चाहे वो क्वेश्चन टफ हो या वो क्वेश्चन सरल हो, सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। देखिए, अगर आप अभी आगामी परीक्षा यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम में आप देने वाले हो, तो मैं आपसे बस एक ही बात बोलूंगा कि आप 45 दिन का मेरा सिलेक्शन बैच देख लीजिए। बिल्कुल फ्री डला हुआ है यूट्यूब पर, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। डे 1, डे 2, डे 3 मतलब ये सभी क्लासेस है। मैं 45 दिन तक आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो सब कुछ शेड्यूल है, आप देख सकते हो आसानी से। देखिए क्या 20 क्लासेस हैं। अभी तक मैं आपको 23 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, सॉरी 26 क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, और मैं आपको 10 चैप्टर अरिथमेटिक के कंप्लीट करा चुका हूँ। 10 चैप्टर अरिथमेटिक के कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डल चुकी है। क्लियर? मैं आपका अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा चलूँगा मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और आपको स्टार्ट कराते हैं हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराना। क्वेश्चंस को देखेंगे, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, प्रॉपर मेथड सिखाऊंगा। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करना। ठीक है, ये आता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक बार ऐसे करके दिखाइए जल्दी से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, प्रॉपर मेथड सिखाऊंगा, तरीका क्या रहने वाला सब कुछ बताएंगे। बस आपको क्वेश्चन सीखना है मेरे साथ में रहकर। एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं दिखाता हूं आपको करके से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्राइंगल एबीसी में AB और BC इक्वल है। PQR AB BC और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि PR 5 सेंटीमीटर है तो QR की लंबाई बताइए QR कितना आएगा। समझना, उसने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेता हूँ। उसने पहली लाइन में बोला है कि AB इक्वल BC है, AB इक्वल BC है। पहले ट्रायंगल बना लिया मैंने AB इक्वल BC है, मतलब AB और BC दोनों इक्वल है, इतना उसने बोला है। ठीक है, PQR ABC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ABC के P Q और R, इतना क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, मध्य। यदि PR 5 सेंटीमीटर, अगर मैं ये PR ड्रॉ कर दूं तो ये जो PR है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, इसे बोलते हैं 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो बताइए क्या पूछा उसने, QR की लंबाई क्या होगी। ये QR की लंबाई उसने पूछी है, बता सकते हो क्या आप? जल्दी बताइए। देखना, सबसे पहले समझिए, अगर मैं एक ट्रायंगल लूं और उसके मिड पॉइंट को मिला दूं तो हमेशा याद रखना कि ये जो लाइन बनती है ना, वो हमेशा बेस के पैरेलल होती है, पहली बात। और दूसरी, ये इसकी आधी होती है। अगर ये 2 यूनिट है, अगर ये बेस 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट हो जाएगी। क्लियर? 1 यूनिट हो जाएगी। ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट हो जाएगी। इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब अगर 2 पॉइंट मिड लेके मैं मिला दूं तो वो बेस का आधा और पैरेलल होगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है, याद कर लेना। ठीक है, अब समझना, 1 की वैल्यू 5 है, कितने गुना? 5 गुना। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 गुना, मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर, मतलब ये जो बेस है BC वो 10 सेंटीमीटर, समझना ये 10 सेंटीमीटर है और AB और BC इक्वल है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये बात मुझे एग्जामिनर ने बोल रखी है कि AB और BC इक्वल है। क्लियर। अब आप फिर से देखिए, इन दोनों के मध्य बिंदु को मिला लिया तो ये भी इसके पैरेलल होगी, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और ये वाली लाइन आधी हो जाएगी किसके, इसकी आधी हो जाएगी। अगर ये 2 यूनिट है मतलब 10 सेंटीमीटर, 2 की वैल्यू 10 तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपको थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको करने में, अगर आपको आता है तो। कितना आंसर आ गया, 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को देखिए, आप एक बार करके दिखाइए इसे। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार, देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त आपस में स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है, धागे की लंबाई बताइए। अगर जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी होगी, जिन स्टूडेंट्स कल की क्लास देख चुके हैं, तो उनको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होगा। मैंने एक्चुअल में प्रूव करके दिखाया था कि उसकी लेंथ कितनी होती है। अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं। ये 3 ट्रायंगल हैं और इन तीनों को मैं एक रस्सी से बांध देता हूँ। ये मैंने रस्सी लगा दी, ये मैंने रस्सी लगा दी, ये मैंने रस्सी लगा दी। और इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी बताइए। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका 6r प्लस का 2πr, 6r प्लस का 2πr। याद रखना क्या आएगा, 6r प्लस का 2πr। कितना आएगा, 6r प्लस का 2πr। याद कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, जिसको पता था वो कर लेगा। क्या मैंने बोला कि 6r प्लस 2πr, 6r प्लस 2πr लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये होती है। r की वैल्यू कितनी है, 4, मतलब 6 चौक 24, 2 छंग 12 पाई, 4 दूनी 8 पाई, सॉरी 8 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 8 पाई, 8 पाई। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाता है। कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अभी मैंने जो आपको बताई थी सबसे पहले, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी। क्लियर। इससे पहले जो करवाया था मैंने वो मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट था, एक 3 सर्कल को एक साथ लेकर वो बांध देता है, तो पूछता है धागे की लंबाई क्या है। क्लियर। AB BC का मध्य बिंदु x और y है। BC प्लस एक्स वाई 24 इकाई है, तो BC माइनस एक्स वाई ज्ञात कीजिए। सेम मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे फिर से। देखिए क्या कह रहा है, ABC ट्रायंगल दे रखा है, AB और AC के x और y मध्य बिंदु है, x और y मध्य बिंदु है, ठीक है। BC प्लस एक्स वाई 24 इकाई है। देखिए फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। क्या, अगर ये मिड पॉइंट रहते हैं और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हमेशा इसके पैरेलल होती है और हमेशा इसकी आधी होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। एक्स वाई है 1, BC है 2, BC प्लस एक्स वाई, BC प्लस एक्स वाई, BC है 2 यूनिट प्लस एक्स वाई है 1 यूनिट, मतलब 2 प्लस 1 3 आएगा और 3 यूनिट की वैल्यू उसने मुझे 24 दे रखी है। पूछा क्या है, समझना, पूछा क्या है, BC माइनस एक्स वाई, BC माइनस एक्स वाई मतलब 2 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। अगर 3 की वैल्यू 24 तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 8 24, 3 8 24 कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर, 3 8 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा मेरा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसे ट्राई करके बताइए जल्दी। किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा, गौर से समझना। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना उसे याद रखना। क्या, एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा उसे याद कर लेना, ठीक है। ये मेरा ट्राइंगल, ये मेरा सर्कल होता है, इसे बोलता हूँ मैं सेक्टर या त्रिज्या खंड बोलते हैं। यहाँ पर बनता है थीटा एंगल, थीटा एंगल कुछ भी देख सकता है और ये होती है मेरी त्रिज्या। क्लियर। जब भी आपसे ये एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप मुझे ये वृत्त का एरिया क्या होता है, आप लोग सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आप बस मुझे ये थीटा का गुणा कर दीजिए इसमें, थीटा अपन 360 डिग्री का, तो आपका आंसर आ जाएगा कि ये इसका एरिया क्या होता है। क्लियर, ठीक है।
4 सेंटीमीटर और कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ। 30 डिग्री, 30 डिग्री 360 का कितना पार्ट होता है बताइए। आप बोलोगे सर ये होता है 1/12। कितना होता है 1/12। ठीक है, तो मैं थीटा अपॉन 360 की जगह 1/12 लिखता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 3.14। आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है उससे मुझे 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 का गुणा कीजिए 12.56। क्लियर, 3 का भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 3 चौक 12.4 एकम 4, 4 चौक 16, 4.14, 4.14। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, लगभग में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अप्रोक्स में आंसर हो जाएगा ये मेरा। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, ये ले चुका हूं पहले। ये भी कितना 4 सेंटीमीटर वाला है, 24 और 8 वाला। दोबारा दोबारा आ गया, 1 सेकेंड रुकना। ये वाला करके दिखाइए। एडी एबीसी की माध्यिका है, पी एबीसी का केंद्रक है, एपी 14 है, पीडी का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, सेंट्रॉइड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। सबसे पहले आप याद रखना कि अगर मैं किसी ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ कर देता हूं, तो जो मीडियन होती है, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक कहा जाता है। मीडियन है एडी, एडी इसकी मीडियन है, और एक पॉइंट पी है यहाँ पर होगा, एक पॉइंट होगा यहाँ पर पी, जिसे मैं केंद्रक बोलूंगा। इसे क्या बोला जाएगा, इसे केंद्रक बोला जाएगा, पी को याद रखना। ठीक है, पी केंद्रक है, इसका एपी 14 से, एपी 14 है तो पीडी क्या है बताइए। एपी आपका 14 है तो पीडी क्या होगा बताइए। देखिए, मैं आप सिंपली बोलूंगा क्या, सेंट्रॉइड जो रहता है वो सेंट्रॉइड जो होता है पी, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, आप बोलोगे सर 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। ठीक है, कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में, 2:1। ठीक है, मतलब एपी 2 और पीडी 1। क्लियर, ठीक है। 2 की वैल्यू 14 है, तो बताइए 1 की वैल्यू क्या आएगी। आप बोलो सर 2 चौक 2 7 14, 1 की वैल्यू हो जाएगी 7 यूनिट, मतलब 7 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है, आप कर लोगे। अब आगे देखिए ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो निश्चित बिंदुओं से होकर गुजरे। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि 2 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा क्या, एक सर्कल को बनाने के लिए याद रखना कि केवल 3 बिंदु की जरूरत होती है। क्या, बिना 3 डिस्टिंक्ट बिंदु के आप सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर 3 बिंदु मिल जाए तो समझ लेना एक सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ होगा। क्लियर, ठीक है। अगर मैं आपको 4 बिंदु दे दूं, सॉरी 1 बिंदु दे दूं या फिर 2 बिंदु दे दूं, 1 पॉइंट दे दूं या 2 पॉइंट दे दूं, इनसे हमेशा इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ होंगे। कितने सर्कल ड्रॉ होंगे, इनफाइनाइट सर्कल। ठीक है, 4 दे दूं तो 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट दे दूं तो उनसे हो सकता है कि मे बी ड्रॉ हो सकता है और नहीं हो सकता। ये 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगर 3 पॉइंट हो तो कितने सर्कल ड्रॉ होंगे, 1 सर्कल। अगर 1 बिंदु है या 2 बिंदु है तो इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 या 2, केवल 1 इनफाइनाइट, मतलब कि इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, लगातार पूछा गया, अभी भी पूछा जाता है। सर्कल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखने की बात। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो कॉन्सेप्ट बताया उसे आप एक जगह लिख लेना कहीं पर कॉपी में। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा के अन्य समांतर 30 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी कितनी है बताइए। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, 1 सेकेंड। क्वेश्चन समझाते हैं आपको, ध्यान से समझना। ये सर्कल है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। 50 व्यास है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। 40 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची जाती है। 40 सेंटीमीटर की जीवा मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ। मैंने माना ये 40 सेंटीमीटर की जीवा है। ठीक है, आपको एक बात याद होना चाहिए, जो रेडियस होती है वो
जीवा को मतलब कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और बाइसेक्ट भी करेगी। ये बातें आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। देखिए अगर ये 40 सेंटीमीटर की है तो ये कितना आ जाएगा? आप बोलो सर ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। और ये रेडियस कितनी थी? रेडियस कितनी थी? 20। सर ये रेडियस है इसकी 25। ठीक है। अब बताइए मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बता सकते हो क्या आप मुझे? आप बोलो सर ये 20, 25 ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? मेरा मानना ये। क्लियर? ठीक है। 15 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ गया। अब कह रहा है कि उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई जीवा के अन्य समांतर एक जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर एक और जीवा खींची गई। ये 40 सेंटीमीटर की तो अब ये 30 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये ड्रॉ कर दी मैंने 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक परपेंडिकुलर, फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है। अब ये मैंने फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। क्लियर? ठीक है। आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर है जीवा मतलब कॉर्ड कितने की थी? 30 की। ये कितना हो जाएगा? 15। हाफ हो जाता है, नहीं हाफ हाफ हो जाता है। क्लियर? ठीक है। ये क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर ये जो है ये रेडियस है। रेडियस कितनी थी? आप बोलोगे सर रेडियस थी 25 की। देखिए ये 25 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 20 सेंटीमीटर। कैसे पता चल रहा है मुझे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगा है 3 4 5 मतलब 15 20 25 का। अगर ये वाली 25 है, ये 15 तो ये 20 हो जाएगा। देखिए अब आप समझ गए क्या कि सर यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा बताइए? 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया तो 5 बचा। मतलब इन दोनों यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 5 सेंटीमीटर का गैप है, 5 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर? ठीक है। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए इसे। देखिए एक वृत्त पर बिंदु एम एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को टी पर इस प्रकार स्पर्श करती है ताकि एम टी 15 हो जाए और एक छेदक रेखा एम ए बी को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एम ए 8 है तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए क्या करोगे आप? समझना, मैंने फिर से एक वृत्त बना देता हूं मैं आपके लिए। एक फिर से मैंने आपको वृत्त बनाया। ये मैंने फिर से एक वृत्त बना लिया। दिख रहा है? ठीक है, दिखना चाहिए। ठीक है। क्या कह रहा है? एम एक से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक बिंदु है, एक एम, यहाँ पर मैं एक बिंदु मान लेता हूँ, एक एम एक बिंदु है जिससे स्पर्श रेखा खींची जा रही है। एक स्पर्श रेखा खींची गई, ये स्पर्श रेखा खींचती बिंदु एम है जो वृत्त पर टी पर स्पर्श करती है। ये टी पर स्पर्श कर रही है। क्लियर? ठीक है। और एक छेदक रेखा एम ए बी, एम ए और बी, ये क्या छेदक रेखा इसकी छेदक रेखा। ठीक है। कितना क्या 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 दे रखा है? एम टी कितना दे रखा है इसका? एम टी 12, एम टी 12। एम ए कितना दे रखा है सर? एम ए दे रखा है 8 सेंटीमीटर। एम ए दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है? ए बी पूछा है। ए बी पूछा, क्या पूछा? ए बी। बताइए कैसा होगा? मैं मान लेता हूं कि ये एक्स है, ये एक्स है। ठीक है। आपको थ्योरम याद होगी क्या? एम टी स्क्वायर इक्वल में एम ए इंटू में एम बी, एम ए इंटू में एम बी। क्लियर? एम ए इंटू में एम बी। मुझे सबसे पता करना है, एम ए मुझे दे रखा है, एम बी पता करना है। देखना, एम टी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। एम ए की वैल्यू क्या है? आप बोलो सर 8 दे रखी है। एम बी कितना हो जाएगा? एम बी कितना हो जाएगा? एम बी मैं मान लेता हूँ एम बी, एक सेकेंड, मैं एम बी को एम बी लिखा रहने देता हूँ, एम बी को एम बी लिखा रहने देता हूँ। देखिए एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप लोग सर 8 से कटे जाएगा 18 बार में, 18 बार में। एम बी की वैल्यू 18 आ गई। एम बी की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गई। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 18 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8 है तो ये क्या 10 नहीं बचेगा? आप बोलो सर बिल्कुल बचेगा। 18 माइनस 8 10। ए बी इक्वल में 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बी मेरा करेक्ट हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। ये वाला देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 90 डिग्री का कोण है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब सेक्टर का एरिया पूछा। अभी सिखाया था मैंने आपको 90 बटे में 360 डिग्री रखना है। 1/6 आएगा, 1/6 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या रख देते? 3.14। आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है। तो 314 बटे में 6, 314 बटे में 6 आ गया। 6 से काटा, 6 पंजा 30, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 3 18, 52 दशमलव में कुछ आएगा। एक सेकंड रुकना, क्या कह खंड के क्षेत्रफल
छः पंजे 30 सही है। ऑप्शन में दिक्कत है क्या? 10 सेंटीमीटर 10 मीटर त्रिज्या वाले केंद्र में 9 9 36 9 चौक 36 सही। ये 4 है, ये 4 है। कितना है? 4 है। कितना है? ये 4 है। तो 314/4, 4 8 4 7 28, 28 कितना हो गया? 3 बचा, 4 8 32, 78 आएगा लगभग में 78। ऑप्शन नंबर सी, केवल 78 इसी में ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको सिखाया था थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए दो कॉर्ड लेगा, आपस में क्रॉस कर देगा। इनका बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखिए ए है, ये पी है, ये दे रखा है डायग्राम, वो दिख नहीं रहा इसीलिए रीड्रॉ कर रहा हूं मैं, से फिर से बना रहा हूं। ए बी सी डी और बीच में पी है। पी सेंटर नहीं है, ओ है सेंटर, सेंटर दूर है इसका, ठीक है, याद रखना। देखिए क्या कह दे रखा है, ए बी बी से, ए बी बी से क्लियर, ए बी बी से, पी बी 12 है, पी बी 12 है। देखिए पी बी 12, ए बी कितना है? आप बोलोगे सर ए बी 20 है। अगर ए बी 20 है और ये 12 तो ये कितना बचेगा सर? आप बोलोगे ये 8 बचेगा। 20 में से 12 गया तो 8 बचा। क्लियर, ठीक है। सी पी 8 है, सी पी कितना? 8 है। पूछा क्या है? पी डी का मान बताइए, पी डी का मान बताइए। देखिए मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होता है। मतलब कि एपी इक्वल एपी इंटू में पीबी, एपी इंटू में पीबी इक्वल होगा पीसी इंटू में पीडी, पीसी इंटू में पीडी, पीसी इंटू में पीडी, ये इक्वल होता है, याद रखना हमेशा। पीडी मुझसे पूछा है और जो पीसी है वो दे रखा है मुझे 8 और पीडी पूछा है मेरे से, ठीक है। एपी कितना है? 8 है। पीबी कितना है? 12 है। 8 से 8 कट गया तो पीडी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। पीडी की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट है, याद रखना, क्या जब भी एक सर्कल में दो कॉर्ड एक दूसरे को डिवाइड करें तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ए पी बी सी डी, तो कॉन्सेप्ट लगता है हमारा कि पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू में पी बी इक्वल में पी सी इंटू में पी डी। ये कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक, याद कर लोगे आप वापस। अगला क्वेश्चन देखिए। वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था कि सर्कल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अगर मैं एक सर्कल बना दूं और एक रैंडम टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, याद रखना एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सकती है। मैं अब यहाँ इसे व्यास से मिला रहा हूँ, ये क्या? इसका व्यास है, व्यास, ठीक है। तो इसके समांतर ये एक रेखा होगी, मैं इस पर एक स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। इससे ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, इससे ज्यादा आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, याद रखना। खींच भी दोगे तो इस बिंदु पर खींचोगे, इस बिंदु पर खींचोगे, इसके बगल में खींचोगे, लेकिन वो इसकी समांतर नहीं रहेगी। उसने पूछा कि समांतर कितनी रेखा खींची जा सकती है? ऑप्शन नंबर एक, केवल एक खींची जा सकती है। अगला देखिए, पीएक्स परपेंडिकुलर क्यूआर पर पीएक्स की लंबाई ज्ञात कीजिए इसकी। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं ये वाला क्वेश्चन, समझना। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने बनाया एक त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू पी आर इक्वल है 2a है। ये कितना है? ये 2 है, ये 2a, ठीक है। जो पी एक्स है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, पी एक्स क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। और क्या कह रहा है कि और बस क्यू आर कितना दे रखा है इसमें? क्यू आर कहाँ गया इसमें? क्यू आर कितना है? ए है। देखिए जो इसका परपेंडिकुलर रहता है वही इसका बाइसेक्टर रहता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी कि कौन सा ट्रायंगल है? समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ही उसका बाइसेक्टर होता है, वही उसकी मीडियम होता है, वही उसकी एंगल बाइसेक्टर होता है, सब कुछ वही होता है। तो याद आता करेगा, अगर ये ए है तो ये a/2 आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये क्या आ जाएगा सर? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को कैसे निकालते हैं आप बोलोगे सर? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2a का स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे में 4। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 में से 15 a स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट का 15 a स्क्वायर का a बटे में 4 का 2, अंडर रूट में 15 a बटे में 2। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो गया। क्लियर? निकालोगे, अंडर रूट निकालना था पाइथागोरस थ्योरम निकाल के। ये वाला ट्राई किया। ए बी 9.1 है, डी ए बी 9.1 है, डी ई 6.5 है। डी एफ का परिमाप
25 है, तो ए बी सी का परिमाप ज्ञात कीजिए। बताइए करके। देखना, मैं यहां से देख लेता हूं कि ए बी डी ई के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ए बी और डी का रेशो दे रखा है, साइड का रेशो क्या दे रखा है बताइए मुझे। सर ए बी रेशो डी मतलब 9.1 रेशो डी ई मतलब 6.5, ठीक है। ये मैं किस किस की बात कर रहा हूँ याद रखना, मैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ की बात कर रहा हूँ, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। साइड का पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 13 7 91, 13 5 65, 7:5 आंसर आ जाएगा, 7:5। तो इनका जो रेशो है वो 7:5 आ गया, ठीक है। अब देखना पूछा क्या, डी ई एफ का परिमाप 25 है, ठीक है। डी ई एफ का परिमाप 25, इसका पेरीमीटर 25 है, तो ए बी सी का बताइए। देखिए, जो साइड का रेशो वही पेरीमीटर का रेशो, मतलब जो साइड का रेशो है वही पेरीमीटर का रेशो है। इसका पेरीमीटर मुझे दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, मतलब कितने गुना आप बोलोगे सर, 25 गुना, ठीक है। 25 गुना 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बोलोगे सर, 25 7 पंजे 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड का रेशो और पेरीमीटर का रेशो सेम रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है याद रखना। देखिए, ये कोणों का अनुपात दे रखा है, कोणों का अनुपात, समद्विबाहु समभुज समकोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज, समझना। देखिए, इसमें देखिए, अगर तीनों साइड अलग हैं तो इसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, मतलब स्केलेन ट्रायंगल, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं से कहीं तक स्केलेन ट्रायंगल नहीं दे रखा है, ठीक है। मतलब ये पूछ रहा है कि, मतलब कि ये पूछ रहा है भुजाओं के आधार पर कैसा है, ये कोण के आधार पर कैसा है, क्या समकोण है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है, ये पूछ रहा है। अब देखना, सबसे बड़ा एंगल लो 3, अदर दो एंगल का सम करो, आप बोलो सर ये 3 आएगा। अगर 3 इक्वल 3 आ गया, 3 इक्वल 3 मतलब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अगर एक ट्रायंगल की साइड ए बी सी है और मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि सी लार्जेस्ट है, सी इज लार्जेस्ट, सी लार्जेस्ट है, सी कैसी है, सी है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी भुजा है। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर सी का सम मतलब सी की वैल्यू a प्लस बी के बराबर है तो उसे बोलते हैं एक, मतलब उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर सी की वैल्यू a प्लस बी से बड़ी है तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर सी इज लेस देन, अगर सी छोटा है a प्लस बी से तो याद रखना उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, मतलब कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। याद कर लेना, कल वाले क्वेश्चन में पूछता, कल वाले मैंने जो वीडियो कराई थी ना, कल के क्वेश्चन थे उनमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर कोणों की जगह साइड का रेशियो था। किसका रेशियो था, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आपका भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लूंगा, 5 मिनट लूंगा बस, आपके 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, याद रखना, ठीक है। देखिए, जो ट्राइंगल रहते हैं वो 2 टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। कितने टाइप से आप लोग सर, 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड और एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, ठीक है। एक कोणों के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर, आप हिंदी में लिखते चलना, ठीक है। साइड और एंगल, ठीक है। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, साइड के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं और एंगल के आधार पर। देखना, साइड के आधार पर 3 ट्रायंगल बनते हैं। पहला त्रिभुज बनता है कौन सा, पहले त्रिभुज को बोलते हैं साइड के आधार पर ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम बोलते हैं, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसे बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज आप लिख लें, मैंने लिख दिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। आ गया दूसरी चीज, एक होता है दूसरा जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर हों लेकिन तीसरी बराबर ना हो, 2 साइड इक्वल है तीसरी इक्वल नहीं, तो उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं
स्केलेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तीसरा होता है, तीसरा होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड इक्वल ना हो। तो इसे कैसे पहचानोगे आप? इसे पहचानोगे, समझना, इसे पहचानने का तरीका समझी बाबू हो गया। इसे पहचानोगे आप कैसे? एक सेकंड रुकना, ये इसका नाम हो जाएगा अधिक स्केलेंट ट्राइंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु मतलब स्केलेंट ट्राइंगल, ठीक है। अब देखना, अब मैं एंगल के आधार पर बताता हूँ, एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर भी तीन ही टाइप के होते हैं। देखिए, पहला होता है, पहला जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, एक एंगल 90 से बड़ा, उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज मतलब कि ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल। काम की चीजें बता रहा हूं, एग्जाम में लगातार पूछी जा रही, जब आपको 2022 के बाद 2023 के क्वेश्चन कराऊंगा तब भी आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है बेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसे बोलते हैं राइट थीटा इक्वल 90 डिग्री, मतलब अधिक समकोण त्रिभुज। देखिए, ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये सबको पता है, लेकिन जो आगे बताऊंगा ना वो नहीं पता होगा आपको, याद रखना। समकोण त्रिभुज या इसे बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा, अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आदि एक्यूट एंगल, मतलब कि इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए, काम की चीज ये नहीं है, काम की चीज अब वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखना सर, ये तो साइड है, अगर एंगल आ जाए, एंगल का रेशो दे दे आपको, क्या एंगल का रेशो दे दे, मैं आपको रेशो बता रहा हूं, पी रेशो क्यू रेशो दे दे, आर पी रेशो क्यू रेशो दे दे। देखिए, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये साइड है, ये साइड है, ये क्या है, साइड है, ये कैसी है, साइड है, ठीक है। अगर आपको तीन रेशो दे दे, तीन रेशो दे दे, किसका रेशो है, ये साइड का रेशो है, साइड का रेशो, ठीक है। देखिए, ये सॉरी, ये एंगल का रेशो, किसका, एंगल का, तो आप देखोगे कि इसका एंगल भी तीनों इक्वल होंगे, हमेशा याद रखना, इसके एंगल भी तीनों होंगे, ठीक है। साइड के आधार पर कैसे पहचानोगे, तीनों साइड इक्वल है, एंगल के आधार पर कैसे पहचानोगे, तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है, याद कर लोगे, ठीक है सर। सर, इसमें भी आपके दो एंगल इक्वल होंगे और तीसरा इक्वल नहीं होगा, इसमें भी आपके दो एंगल, इसके तीनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, पहचान लोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल पहचान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो त्रिभुज बचते हैं, अधिक कोण, समकोण और एक्यूट एंगल, इसे कैसे पहचानते हैं, समझना, गौर से समझना, इसे कैसे पहचानते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए, ये मैंने आपको एंगल के आधार पर बताया, अब मैं आपको साइड के आधार पर बता रहा हूं, कैसे, साइड के आधार पर, साइड के आधार पर देखना, अगर साइड दे रखी हो पी क्यू आर, ए बी सी ले लेता हूं मैं, साइड ए बी सी दे रखी है, तो देखना इसके भी तीन पैटर्न बनते हैं। सबसे पहले, पहला, अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर से बड़ा हो तो उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, साइड ले ली मैंने, ठीक है। अगर इसकी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सी का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अदर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर छोटा है अदर टू साइड के स्क्वायर से तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आप कभी गलती मत करना, ये वाला ए स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर इसमें एंगल का रेशो दे दे, एंगल का रेशो दे दे तो कैसे पहचानोगे? एंगल का रेशो के लिए सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा एंगल, ये एंगल की बात चल रही है, एंगल की, ठीक है, मतलब जो अल्फा है सबसे बड़ा एंगल, वो बीटा प्लस गामा के इक्वल होना चाहिए। सबसे बड़ा एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल है इसमें, सबसे बड़ा एंगल है वो, एक सेकेंड रुकना, अधिक कोण है, ग्रेटर होगा, कैसा होगा, ग्रेटर, ग्रेटर होगा, ठीक है। अल्फा इक्वल होगा बीटा प्लस गामा के, ठीक है। इसमें जो अल्फा है वो लेस होगा बीटा प्लस गामा के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, ये दो क्राइटेरिया पहचाने, एक दो, साइड और एंगल के आधार पर, साइड और एंगल के आधार पर हमेशा ये वाले त्रिभुज पूछता है आपसे, अधिक कोण, समकोण और एक्यूट एंगल। अधिक कोण, समकोण और एक्यूट एंगल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें तो हर कोई देख के बता लेता है, क्या, इन्हें तो हर कोई देख के बता देता है, क्योंकि सिंपल है, तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल समबाहु त्रिभुज, दो एंगल इक्वल या दो साइड इक्वल समद्विबाहु, कुछ इक्वल नहीं तो उसे समबाहु। लेकिन सबसे एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर जो डिवीजन होता है तीन टाइप के, तो इन्हें सभी को, तीनों को आपको दो तरीके से पहचानना चाहिए। साइड दे दे तो पहचान लो और एंगल दे दे तो भी पहचान लो। पहचान लोगे आप, बिल्कुल पहचान लोगे, कभी गलत तो नहीं करोगे? आप बोलोगे सर कभी गलत नहीं करेंगे, तगड़ा कॉन्सेप्ट है, लिख लेना कहीं कॉपी पे।
आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी त्रिभुज एक्स वाई जेड का अंतः केंद्र है। एक्स वाई जेड 50 डिग्री है तो कोण एक्स पी वाई जेड की देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ये क्या एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आएगा, पी त्रिभुज एक्स वाई जेड का अंतः केंद्र है। पी क्या है इसका अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र। एक्स वाई जेड 50 डिग्री, एक्स वाई जेड ये 50 डिग्री है। एक्स पी जेड पूछा है, एक्स पी जेड ये पूछा, बताइए क्या आएगा। सर देखिए अंतः केंद्र है मतलब ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। ये कितना होगा, अगर ये थीटा होता, अगर ये थीटा होता तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होता, ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होता, थीटा बाई 2 होता, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये 50 का आधा 25 प्लस 90 मतलब कि ये 115 डिग्री होगा, 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। थीटा और ये 90 प्लस थीटा वाई होता है, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं वो एंगल कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना। अगला देखिए, 20-16 त्रिज्या वाले दो समकेंद्रित वृत्त बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, मैं डायग्राम बना लेता हूं तब तक। ठीक है, बताइए क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ठीक है। 2 सेंटीमीटर दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 20 और 12 है, ठीक है। समकेंद्रित वृत्त मतलब एक ही इनका समकेंद्र है, एक ही केंद्र है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए बड़े वृत्त, ये बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताना है आपको। ये बड़ा वृत्त है, इसकी जीवा मैं खींच रहा हूँ, देखना गौर से, ये मैंने जीवा ड्रॉ कर दी, ये क्या इसकी जीवा है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ये बिल्कुल सर आ गया आंसर, ठीक है। आप समझना, ये मैंने लंब ड्रॉ कर दी, इस पर लंब है, ठीक है। बड़े वाले वृत्त को देखना, छोटे को मत देखो। बड़े वृत्त की ये क्या जीवा है, बड़े वृत्त की ये जीवा है और ये इसका परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट करेगा इसे, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। सर बड़े, ये जो छोटा वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 16, ठीक है। अब मैं इसे मिला रहा हूँ, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, आप बोलो सर 20, ठीक है। ये 16 है और ये 20 है, ये कितना होगा बताइए, ये कितना होगा, आप बोलो सर ये 4 5 3 12 सेंटीमीटर। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 3 4 5, 4 का गुणा कर दो, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 12 16 20, 12 16 20, तो ये 12 आ गया। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, मतलब 12 और 12 24, 12 और 12 24, तो ये लेंथ कितनी हो गई बताइए, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अगला देखिए, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में अंतर्निहित है। त्रिभुज की भुजाएं AB 16, BC 20 और AC 24 है। AB BC के वृत्त DE और F स्पर्श करते, AD का माप ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कल भी कराया था मैंने आपको, ये याद रखना, कल भी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जिसने पढ़ी है बढ़िया बात है आपके लिए। ABC ये इनके मध्य बिंदु ABC, क्या क्या है इसके, एक मिनट रुकना, कहाँ, ABBC के DEF, ये वो बिंदु जहां पर स्पर्श करता है वृत्त, ये वृत्त स्पर्श करके, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, AD पूछा है, ये पूछा है AD। AD और AF इक्वल होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाली साइड पूछे, ये वाली साइड पूछे, एक ही बात है। अब क्या दे रखा है कि सर AB 16 है, AB 16 है, AC 24 है और AB 16 AB 24 है, और क्या दे रखा है AB 16, अच्छा BC 20 भी दे रखा है। देखिए अब मैं आपको AD का निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, इन दोनों को जोड़ते हैं, अगल बगल वालों को जोड़ते हैं, मतलब AB प्लस AC, AB प्लस AC, AB प्लस में AC माइनस का BC बटे में 2, जोड़ लो और घटा दो, जोड़ लो और घटा दो। 16 प्लस 24 बराबर 40 माइनस 20, 16 प्लस 24, देखिए 16 प्लस का 24 माइनस का 20, बताइए कितना हो जाएगा, 20, 20 बटे में 2 कितना आएगा, 10 आ गया। सॉल्व कर लो इसे, आंसर आ जाएगा आपका।
ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है आंसर। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कमेंट में आप पूछ सकते हो मेरे से। देखिए इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए एबीसी सर्वांग समय, सॉरी सम, ये क्या होता है, समरूप का साइन, सिमिलर है टू ए बी डी ई के। देखना ए बी और डी ई का रेशियो क्या आएगा, ये डी ई हो जाएगा 2/1, 1:2। मतलब दोनों इनमें 1 और 2 का सिमिलरिटी है, ठीक है, 1:2 है। बी सी 8 है तो ई एफ बताइए। देखिए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, साइड का रेशियो क्या है, आप बोलो सर इनका साइड का रेशियो 1:2 है, ठीक है। बीसी दे रखा है, बीसी दे रखा है 8, बीसी दे रखा है 8, पूछा क्या, ये पूछा है। देखिए इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोलो सर दोगुना हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिए, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, एक्सो माध्यिका है। मैं एक ट्राइंगल बनाते देता हूं सबसे पहले। एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, एक्सओ इसकी माध्यिका है, एक्सओ, एक्सओ इसकी माध्यिका है, एक्सओ 1 है और बाई जेड 2 है, ठीक है, बाई जेड 2 है, बाई जेड 2 है, बाई जेड क्या इसकी 2 है और एक्सओ जो है 1 यूनिट है। ये क्वेश्चन ने दे रखा है, मुझे दे रखा है, ठीक है। ठीक है, ये 2 है, आप बोलोगे सर ये आधा होता है क्योंकि माध्यिका है तो ये आधा डिवाइड करेगी। अगर ये 2 है, बाय जेड 2 है तो बाय ओ 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। आप बोलो सर जो बायो एक्स है ना, बाय एक्स वो 30 डिग्री है, बाय एक्स 30 डिग्री है, बाय एक्स ये कितना है, बताइए कितना है, बाय एक्स 30 डिग्री। पूछा क्या है, बाय एक्स बाई जेड, ये पूछा है। देखिए क्या आपको क्लियर नहीं दिख रहा, सर मुझे तो दिख गया, क्या ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1, ये भी 1, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये वाली इसके इक्वल है, मतलब इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल होगा, इसके सामने 30, इसके सामने भी 30। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया, ठीक, ठीक है। ये वाला देखिए सर्कल का शानदार क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिख तो रहा होगा, फिर से बना देता हूं एक बार। देखिए एओसी 140 डिग्री है, दिख रहा है ट्रायंगल, ये सर्कल ए बी का मान ज्ञात करना। देखना ये 140 डिग्री है, ये 140 डिग्री है, बताइए ये कितना होगा, बताइए। ए ओ सी सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ए ओ सी 140 डिग्री है, तो ये वाला बताइए। देखना सबसे पहले समझना, अगर कोई ये सेगमेंट, अगर कोई ये आर्क सेंटर पर 140 डिग्री बनाता है तो ये किसी भी ये आर्क मतलब ये जो सर्कल की सरकमफेरेंस उस पर कितने डिग्री, सर 140 है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि सर्कल में बने किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, मतलब आमने सामने का योग 180 डिग्री। अगर ये 70 है तो ये 180 110 डिग्री होगा, तभी तो आमने सामने का योग 110 डिग्री होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाला देखिए, ये दे रखा है 130 डिग्री, 130 डिग्री, ए बी सी की जगह है, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। और ए सी डी 130 डिग्री, बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए, बी ए सी का
बताइए, बी ए सी, इसका मान ज्ञात करना है आपको। बताइए, देखिए अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये लीनियर पेयर बनना है, मतलब ये 130 तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री, इसके सामने 50 डिग्री, इसके सामने भी 50 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 50 डिग्री होता है, तो कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 50 बन गया, ये 50 बन गया, 50 और 50 100 और 80 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 80 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन आ चुका है, तीन वृत्त को बांध देता धागे से, धागे की लंबाई पूछ लेता है, धागे की लंबाई और आपको मैंने बता दी अब तो 6r प्लस का 2πr, 6r प्लस का 2πr, कल वाली क्लास में कॉन्सेप्ट भी बताया क्यों होता है ये। 6r कितना है, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 पाई, 42 प्लस 14 पाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, आ गया आपको इतना सब। अगला देखिए, ट्राई कीजिए इसे। देखिए इसे कैसे करेंगे समझना। ट्राइंगल ए बी सी में पी और क्यू, ए बी और ए सी पर ऐसे दो बिंदु हैं कि पी क्यू पैरेलल है ए सी के, ठीक है। मैं एक सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ये एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल का नाम क्या है, आप बोलो सर ये ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ट्राइंगल का नाम है, ठीक है। पी और क्यू क्रम से ए बी और बी सी पर स्थित है, ए बी और बी सी पर स्थित दो बिंदु है, कौन कौन से, पी और क्यू, ठीक है। पी क्यू समांतर है ए सी, अगर मैं पी क्यू को मिला लेता हूं तो ये ए सी के समांतर हो जाता है, ठीक है, ए सी के समांतर हो जाता है। ए बी 26 है, इसमें जो ए बी है ना वो 26 है, ए बी कितना दे रखा है 26, और पी क्यू कितना दे रखा है 7 दे रखा है, पी क्यू, ये पी क्यू 7 दे रखा है, पी क्यू 7 दे रखा है। ए सी कितना दे रखा है, आप बोलो सर ए सी दे रखा है 10, ए सी दे रखा है 10, जब पी क्यू 7 है ए सी 10 है, ए पी का मान पूछा, ए पी का मान, ये वाली वैल्यू पूछी, ये वाली वैल्यू, बताइए क्या होगी। देखिए मैं इसमें सीधा लगाता हूं, क्या सिमिलरिटी लगाने की कोशिश करता हूं, इसमें सीधा लगेगी सिमिलरिटी। देखना सबसे पहले, देखना मैं सबसे पहले छोटे ट्राइंगल का रेशियो ले लेता हूं, छोटे ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल अपॉन में बड़ा वाला ट्राइंगल। सर ये छोटा ट्राइंगल कितना, बीपी, ये कितना था बीपी था ना, ये बीपी, छोटा ट्राइंगल बीपी अपॉन में यहां से यहां जंप मारी मैंने, बी ए मतलब 26, तो बीपी बटे में 26 इक्वल ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड 7 बटे में 10। बीपी की वैल्यू, हेलो, देखिए बीपी की वैल्यू क्या आएगी, देख इधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 26 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 26 गुणा 7 आप बोलो 7 छंग 42, 4 ऊपर गए, 4 दूनी 7 छंग 42, 2 4 गया, 7 दूनी 14, 4 18, 18, 10 का भाग दूंगा तो 118.2 आ जाएगा, बीपी 18.2 आ गया, ठीक है। बीपी कितना आ गया 18.2, ये 18.2 आ गया, ठीक है, ये 18.2 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, आप बोलो सर ये 18.2 है, यहाँ से यहाँ तक 18.2 है, ये 18.2 और ये पूरा 26 है, तो 26 में से 18.2 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 7.8, 7.8, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे डायरेक्ट रेशो से भी कर सकते हैं, 7 और ये 10 दे रखा है, मतलब कि ये 7 है और ये 3 हो जाएगा, 7 और 3 ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 10 की वैल्यू 26 है तो 3 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू 26 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 थी 78 होता है, 78, 10 का भाग दो 7.8, डायरेक्ट भी आ जाता, क्लियर, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ये मैंने लगाई सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी लगाई है, ये भी सिमिलरिटी है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस रेशियो पर मैंने लगा दी, ठीक है, कर लोगे अब आप, समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको एंगल की अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एमडीसी का आंसर पूछा है, इसमें कुछ नहीं देखा, केवल ये इक्विलेटरल है मतलब समबाहु है, और ये एक वर्ग है। एमडीसी पूछा है, एमडीसी, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एमडीसी, बता दोगे क्या, ठीक है।
समझना, इसे जूम करके बताते हैं आपको थोड़ा सा। दिख गया? ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल दिख रहा है। देखना, आपको पता है ये 60 डिग्री होता है, आपको ये भी पता है ये 60 डिग्री होता है, आपको पता है ये भी 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 होता है ना, क्योंकि देखिए जो स्क्वायर रहता है उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु का 60 डिग्री। तो ये पूरा कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया, ये हो गया पूरा 150 डिग्री, 90 और 60 150 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब समझना ये इसके बराबर होगी कि नहीं, आप बताइए। सर स्क्वायर की साइड है, बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, ये क्या है? आप बोलो सर ये जो है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ये इक्वल, तो ये इसकी इक्वल होगी। आप बोलोगे बिल्कुल सर इक्वल होंगी, ये सभी की सभी साइडें इसमें इक्वल दे रखी है। ठीक, गौर से देखना, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे देखना बस। ये वाला ट्रायंगल देखना बस, ये ट्रायंगल देखना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, ये वाला दिख गया ये ट्रायंगल? आप बोलो सर बिल्कुल दिख गया। ये साइड, ये साइड, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, और उसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, ये एक्स डिग्री होगा, ये भी एक्स डिग्री होगा। ठीक है, ये 150 डिग्री था, कितना था? 150 डिग्री। तो x प्लस एक्स इन दोनों का सम होना चाहिए 30 डिग्री। कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। 150 ये है, तो x प्लस एक्स का सम होना चाहिए 30 डिग्री, मतलब x होगा 15 डिग्री। x कितना आएगा? 15 डिग्री। मैंने 30 में 2 का भाग दी, 15 डिग्री आ गया। ठीक है, ये वाला कितना आ गया सर? ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री। आप बताइए ये कितना होता है? सर आप बोलोगे ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता नहीं, क्या है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। ये 15 डिग्री आ गया, ये 15 डिग्री, ये 90 डिग्री। आप बताइए कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? आप बोलो सर 90 में से 15 घटा दो, 75 डिग्री। 75 डिग्री, तो ये जो उसने पूछा है ना वो 75 डिग्री इसका आंसर हो गया, 75 डिग्री। ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको बताई। मैंने आपको सबसे पहले ये निकालना सिखाया 150 डिग्री। दूसरी स्टेप हमारी इन दो, ये वाला ट्रायंगल देखना था। ट्रायंगल देखा तो इन दोनों का सम 180 आएगा, 180 आ गया। 180 जैसे ही आया, फिर मैंने ये 90 में से माइनस करती है 15 को, 75 डिग्री आंसर आ गया। कर लोगे आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, एओपी 110 है, तो ओबीपी कितना होगा? बताइए कितना होगा? देखना क्या कह रहा है। ए बी ओ वृत्त वाला केंद्र है, ओ इसका केंद्र है, ओ इसका केंद्र है। ठीक है, पी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु की एओपी 140 डिग्री है। एओपी, एपी क्या है इसका? अच्छा, ए बी व्यास है इसका, ए बी व्यास है, ए बी इसका क्या है? व्यास है, ए बी इसका व्यास है। ठीक है, पी वृत्त पर एक बिंदु है, पी मैंने यहाँ मान ली कि पी यहाँ पर है। ठीक है, एओपी 120 डिग्री है। एओपी कितना है? 110 है। कितना दे रखा है? 110 डिग्री, 110 डिग्री आ गया, दिख गया? ठीक है, एओपी 110 डिग्री। ओबीपी बताइए, ओबीपी, ओबीपी ये पूछा, ये कितना है बताइए? समझना, गौर से समझना, प्यार से। क्या? ये एक आर्क है, आर्क है। अगर आर्क वो सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है, तो इसकी जो परिधि है, मतलब इसकी सरकमफेरेंस, इस पर θ/2 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है सर्कल का। अगर ये 110 है तो ये इसका आधा हो जाएगा। आधा कितना होता है 110 का? आप बोलो सर 55 डिग्री, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया, 55 डिग्री इसका आंसर हो गया, करेक्ट। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला देखिए, देखिए अब इसमें कुछ 4 से 5 क्वेश्चन लगातार हैं कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड, मतलब कि सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। कॉन्ग्रुएंसी का आपको रूल पता होना चाहिए, एसएएस, एएसए, एएसए, एसएसएस और एसएएस। ठीक है, 4 रूल रहते हैं, एक आरएचएस का रूल रहता है, तो वो सभी के सभी रूल आपको पता होना चाहिए। कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता, मतलब सर्व अंग समान, सभी अंग समान है। ठीक है, अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर रख दूं तो ये पूरा छुप जाएगा, छुप जाएगा। इन्हें बोलते हैं कांग्रेस, कोई अंतर नहीं, सब कुछ सब सेम बराबर है। ठीक है, मतलब 2 ट्रायंगल, ऐसे 2 ट्रायंगल जिनकी सभी साइड और जिनकी सभी एंगल इक्वल हो, जिनकी सभी साइड है दूसरे एक दूसरे की इक्वल हो, ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दूं, सब इक्वल, सेम साइज सेम शेप। अब समझना, देखिए हर बार मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रखकर चेक नहीं कर सकता, इसीलिए कुछ रूल बनते हैं। क्या रूल बनते हैं समझना। पहला रूल होता है एस एस एस। एस 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 का मतलब क्या होता है सर? एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल की
साइड। दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है तो उसमें एस 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 प्रॉपर्टी लग जाएगी, और एस 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 प्रॉपर्टी लग गई मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, उठा के रख के चेक नहीं करना। दूसरा रूल ए एस ए सी का मतलब ये होता है एंगल साइड एंगल। एंगल एक एंगल उनके बीच की साइड और उनके अगल बगल वाला एंगल इक्वल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये अगर ये साइड, ये दोनों साइड और ये वाला एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के ये वाली साइड, ये वाला एंगल और इसके इक्वल है, तो इसमें इसे बोलेंगे ए एस ए। क्या बोलेंगे इसे? ए एस ए। ठीक है, दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल अगर बराबर है तो उसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एस ए एस। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब होता है अगर दो साइड और एक एंगल बराबर है, दो साइड और एक एंगल बराबर है। जैसे मैंने ट्रायंगल लिया, दो साइड इक्वल है और वो सॉरी दो साइड और एक एंगल। अच्छा, इसमें मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, एक सेकंड रुकना, मैंने ये उल्टा ट्रायंगल बना दिए। ये रूट था ए एस ए का। ए एस ए का, ए एस ए का मतलब होता है दो कोण बराबर है और एक साइड बराबर है। दो कोण, कोई भी दो कोण ले लेता हूँ, दो कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर और इनके बीच की साइड। दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर और उनके बीच की भुजा बराबर हो। ठीक है, एस एस क्या कहता है? सर दो साइड और उनके बीच का कोण बराबर हो, उसे एस एस बोलते हैं। ये कोण बराबर है। ठीक है, दो भुजा और उनके बीच का कोण। आर एच एस रहता है, वो आप बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, आर एच एस प्रॉपर्टी रहती है, एक और आर एच एस रहती है, मतलब हाइपोटेनस इक्वल होता है और कोई भी एक साइड इक्वल हो तो उसमें बोल देते हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये देखिए ए बी सी पी क्यू आर, मैं एक बार बना देता हूं। ए बी सी और पी क्यू आर के बारे में आप क्या कह सकते हो? देखिए ए बी सी और पी क्यू आर समझना, ए बी पी क्यू के इक्वल है। ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। यदि डेड डेड डैश है तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा ऐसे ऐसे मापदंड है के अनुसार त्रिभुज सर्वांग सम है। देखिए देखिए एक क्या बन गया, एक साइड एक कोण, तो ये वाली भुजा बराबर होना चाहिए, बी सी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, तो इसमें एस एस लग जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, दो साइड और एक एंगल एस एस लगेगी, मतलब बी सी अपन में क्यू आर इक्वल होना चाहिए, तब जाके एस एस इसमें लगेगा। अगला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए, कौन सा लगेगा इसमें, कौन से गुण के अनुरूप ए बी सी डी एफ के इक्वल हो। दो ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ए बी सी और डी एफ, ए बी सी, और देखेंगे, देखिए डी एफ दो ट्रायंगल बना दिए। जो दे रखा है ना पहले वो लिख लीजिए। एंगल ए 55 है, एंगल ए 55 डिग्री है, ए सी डी एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है। एंगल एफ 40 डिग्री है, एंगल एफ 40 डिग्री है। एंगल ई 85 है, एंगल ई 85 डिग्री है। देखिए इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर दो तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। 85 और 40 कितना होता है? 125। 125 को 100 में से 125 को 180 में से घटाओगे तो 65 डिग्री आंसर आएगा। 1 सेकंड रुकना, सॉरी 55 डिग्री आएगा, 55 डिग्री। ठीक है, ये मैंने निकाला है। ठीक है, और क्या दे रखा है? बस इतना ही दे रखा है। एंगल ए 55, ठीक है, ए बी डी के इक्वल हो गया। अच्छा, ए बी डी के इक्वल है। अब बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा? आपको क्लियर दिख गया होगा अब तो। क्या? दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल वाला एस ए एस प्रॉपर्टी लगेगी। ऑप्शन नंबर ए, ये वाला कीजिए। देखिए दो वृत्त हैं, ना तो स्पर्श करते ना प्रतिच्छेद करते, ना तो स्पर्श करते ना स्पर्श ना प्रतिच्छेद करते, ना एक दूसरे के अंदर है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या देखिए, एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, तीन स्पर्श रेखा, चार स्पर्श रेखा। कितनी बनाई जा सकती है? चार स्पर्श रेखा। अगला कीजिए, त्रिभुज का कोण है, 2x का मान क्या होगा? त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 2x का मान क्या होगा? ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, 7th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है ये। ठीक, कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। अगला बताइए करके, देखिए क्या कह रहा है।
ए डी बी ई सी एफ आर द मीडियंस, ये क्या है, सारी मीडियंस है। ए बी सी रिस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी बी ई सी एफ इज कॉल्ड, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा याद रखना, मीडियन का इंटरसेक्शन, मीडियन का इंटरसेक्शन मतलब मीडियन जहाँ पर प्रतिचित करती है उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड, मतलब कि केंद्रक। क्या बोला जाता है उसे, केंद्रक। सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें ए और बी पूछिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ए और बी बताइए। इसमें लाइन एंड एंगल का है, ज्योमेट्री का पहला चैप्टर जो रहता है ना, लाइन एंड एंगल। बताइए, देखिए देखिए सर, ये क्या है, आप बोलो सर ये तिर्यक रेखा है, मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये 110 डिग्री तो ये भी 110 डिग्री होगा, ये भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों, इन्हें बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का सब 180 होना चाहिए, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, बी कितना होगा, बताइए बी कितना होगा, इन दोनों का सम बी होगा, क्योंकि दो इंटीरियर तीसरे एक्सटीरियर के इक्वल होते हैं, दो इंटीरियर तीसरे एक्सटीरियर के इक्वल होते हैं, 40 + 70 = 110 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला डिग्री हो जाता है 40 डिग्री, और ये वो सॉरी, ए की वैल्यू 70 डिग्री और बी की वैल्यू 110, ए की वैल्यू 70 डिग्री और बी की वैल्यू 110 डिग्री। क्लियर, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन। अब आप कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, आपको कमेंट में पूछ सकते हो। क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से आपको कराए, मैंने आपको कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं प्रॉपर। मैंने एक भी अगर लाइन भी ड्रॉ की है ना, तो उसका भी मैंने रीजन बताया कि ये मैंने क्यों किया। क्लियर, अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो, अभी भी ज्योमेट्री खत्म नहीं किया मैंने, अभी 2022 और 23 के कंप्लीट क्वेश्चन तब तक कंप्लीट नहीं हो जाते ना, तब तक आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी। तो डेली देखते रहना, डेली क्लास आएगी, सुबह आ जाती है 12 बजे, दिन में 12 बजे डेली क्लास आती है। ठीक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।